हम्म कभी कभी सोचकर भी थोड़ा अजीब लगता है ना। किस बारे में? मतलब इमेजिन कीजिए कि कोई ग्रोसरी स्टोर के काउंटर पर खड़ा है, अपना स्मार्टफोन निकाला, एक क्यूआर कोड स्कैन किया और जो पेमेंट है ना वो सीधे प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट से कट रही है। हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है। सही कहा। या फिर ऐसा लगता है जैसे फाइनेंशियल सिस्टम में कोई बहुत बड़ा ग्लिच आ गया हो। हम्म। पीएफ और इंस्टेंट, ये दोनों शब्द तो कभी एक वाक्य में आते ही नहीं थे। बिल्कुल, लेकिन मैं बता दूं कि ये कोई ग्लिच नहीं है। ये दरअसल सिस्टम का अब तक के सबसे बड़ा अपग्रेड है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं रह गई है। एकदम सही। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो भी स्रोत और रिसर्च मौजूद हैं, हम उसी के आधार पर इस नई वास्तविकता को डिकोड कर रहे हैं। हाँ, आज हम ईपीएफओ 3.0 यानी ईपीएफओ 3.0 सुधारों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। इन सुधारों को 2025 के आखिर में हरी झंडी मिली थी और अब 2026 में ये पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि दशकों से अपनी धीमी, थकाऊ और वो फाइल पास कराने वाली छवि के लिए जो ईपीएफओ मशहूर था, वो अचानक एक फुर्तीले कोर बैंकिंग मॉडल में कैसे बदल गया। देखो, इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम एक बुनियादी नजरिए से देखें ना, तो ये सिर्फ एक सरकारी पोर्टल का नया डिजाइन नहीं है। हम्म ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट। वो कैसे? क्योंकि दशकों से ईपीएफओ का जो ढांचा था वो पूरी तरह से सिस्टम सेंट्रिक था। मतलब प्रक्रियाएं इस तरह से बनाई गई थी जो दफ्तर के बाबुओं के लिए सुविधाजनक हो। हाँ, भले ही वो आम इंसान के लिए कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन अब ईपीएफओ 3.0 के साथ ये संस्था पूरी तरह से मेंबर सेंट्रिक हो गई है। मतलब सब कुछ सदस्य केंद्रित है। पूरा फ्लो इस तरह से री इंजीनियर किया गया है कि वो नौकरी पेशा इंसान की सहूलियत के हिसाब से काम करे। और ये बदलाव दस्तावेजों में साफ दिख रहा है। मेरे सामने जो नोट्स हैं उनमें सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव लिक्विडिटी यानी पैसे निकालने के तरीके को लेकर है। हाँ, वो तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। एक दौर था जब पीएफ का पैसा निकालना मतलब महीनों का इंतजार, ढेरों चक्कर काटना और इतनी सारी कागजी कार्रवाई कि इंसान परेशान हो जाए। पर अब ये सब स्मार्टफोन और यूपीआई के जरिए हो रहा है। सही कहा। तकनीक ने उस पुरानी लाल फीताशाही वाली दीवार को पूरी तरह से ढहा दिया है। ईपीएफओ ने सीधे तौर पर मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स को अपने बैकएंड के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। मतलब अब यूपीआई आधारित निकासी पूरी तरह से फंक्शनल है। 100%। जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में हम भीम या दूसरे यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह पीएफ खाते को भी लिंक किया जा सकता है। अरे वाह। हाँ, और इसका सीधा असर सेटलमेंट के समय पर पड़ा है। जो काम पहले हफ्तों में होता था वो अब घटकर कुछ मिनटों पर आ गया है। मिनटों में सेटलमेंट, ये तो सच में क्रांति है। और स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र है, आपात स्थिति के लिए एक ईपीएफओ एटीएम कार्ड की सुविधा। ये एटीएम कार्ड वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत शानदार है। मतलब अगर रात के 2 बजे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो किसी दफ्तर के खुलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सीधा एटीएम जाइए और कैश निकाल लीजिए। बिल्कुल। और इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। हम्म देखिए, मेडिकल इमरजेंसी या कोई अचानक आया संकट ना ऑफिस आवर्स देखकर नहीं आता। सही बात है। पुराना सिस्टम इस तरह डिजाइन था कि वो बस सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही सोच सकता था। लेकिन ईपीएफओ एटीएम कार्ड और यूपीआई ने इस फंड को 24 घंटे की लिक्विडिटी दे दी है। ये ऐसा है जैसे किसी पुरानी जंग लगी और धूल भरी तिजोरी को एक मॉडर्न और फास्ट डिजिटल वॉलेट में बदल दिया गया हो। बहुत सही तुलना की है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सिस्टम ने पीएफ के पैसे को एटीएम और यूपीआई जितना आसान बना दिया है कि बस क्यूआर कोड स्कैन करो और पैसे निकाल लो, तो लोग अपना रिटायरमेंट फंड ही खाली कर देंगे। बिल्कुल। मुझे तो यही लगता है कि इस पर कोई बहुत ही सख्त लॉक या पाबंदी जरूर लगाई गई होगी, वरना ये तो पीएफ के मूल उद्देश्य के ही खिलाफ हो जाएगा ना। हाँ, ये तर्क एकदम सटीक है। और जब इस 3.2 ड्राफ्ट पर काम चल रहा था तो तरलता और लंबी अवधि की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने इसका क्या समाधान निकाला? इसी वजह से 25% न्यूनतम बैलेंस का नियम लागू किया गया। अच्छा, तो ये एक तरह का इनविजिबल सेफ्टी नेट है। एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट। इस नए नियम के तहत यह अनिवार्य है कि किसी भी खाते में कुल योगदान का कम से कम 25% हिस्सा हमेशा लॉक रहेगा। मतलब उस 25% को हम आम यूपीआई या एटीएम निकासी के जरिए नहीं छू सकते? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझें तो ये इंसान के प्रेजेंट बायस को कंट्रोल करता है। प्रेजेंट बायस
मतलब आज की जरूरतों को भविष्य से ज्यादा अहमियत देने की फितरत। एकदम सही। इस नियम से इंसान को आज की जरूरत के लिए लिक्विडिटी भी मिल रही है और उसका बुढ़ापा भी सुरक्षित है। ये तो एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। पर एक बात जो बार बार जहन में आती है, तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वो उलझे हुए नियमों के साथ काम नहीं कर सकती। हाँ, वो तो है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। सही कहा। एक बहुत बढ़िया ऐप भी तब तक बेकार है जब तक उसे पीछे से 15 तरह के फॉर्म और मैनुअल अप्रूवल की जरूरत पड़े। हमारे रिसर्च नोट्स बताते हैं कि डिजिटल टूल्स लाने से पहले उस पुरानी रूल बुक पर एक बहुत बड़ा हथौड़ा चलाया गया है। हाँ, तकनीकी भाषा में इसे ही प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर हम पुराने सिस्टम की बात करें ना, तो पीएफ निकासी के कुल 13 अलग अलग नियम हुआ करते थे। 13 नियम सिर्फ अपना ही पैसा निकालने के लिए। और हर नियम के साथ अलग अलग शर्तें और दस्तावेज जुड़े थे। मतलब प्लॉट खरीदने का नियम अलग, घर बनाने का अलग, मरम्मत का अलग। अरे बाप रे। बीमारी के लिए अलग फॉर्म, शिक्षा के लिए अलग। सिस्टम ये मानकर चलता था कि उसे हर एक पैसे के खर्च को माइक्रो मैनेज करना है। ये एक आम इंसान के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। तो अब इस भूल भुलैया को कैसे सुलझाया गया है? ईपीएफओ 3.0 में इन 13 नियमों को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया है और उन्हें सिर्फ 3 व्यापक श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं? पहली है अनिवार्य जरूरतें, जिसमें बीमारी, बच्चों की शादी और शामिल हैं। ठीक है। दूसरी है आवास संबंधी जरूरतें, जो घर से जुड़े हर खर्च को एक ही जगह कवर करती है। और तीसरी है विशेष परिस्थितियां, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या अचानक नौकरी चली जाए। 13 से सीधे 3, ये तो चीजों को बहुत ही स्ट्रीमलाइन कर देता है। और दस्तावेजों में ये भी लिखा है कि निकासी की सीमाएं भी बढ़ा दी गई हैं। बिल्कुल। पहले शिक्षा के लिए सिर्फ 3 बार पैसा निकाला जा सकता था, जिसे बढ़ाकर अब 10 बार कर दिया गया है। और शादी के लिए ये सीमा अब 5 बार तक हो गई है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो डेमोग्राफिक और आर्थिक बदलाव है। देखो, आज के दौर में शिक्षा का मतलब सिर्फ एक बार कॉलेज की फीस भरना नहीं रह गया है। हाँ, वो तो है। अब तो लगातार कुछ नया सीखना पड़ता है। बिल्कुल। सर्टिफिकेशन, स्किल अपग्रेडेशन, इन सब के लिए बार बार फंड्स की जरूरत पड़ती है। सिस्टम ने इस बात को पहचाना है कि लोगों के खर्च करने की प्रकृति बदल गई है। ये तो हुई नियमों की बात, लेकिन ईपीएफओ 3.0 का एक और पहलू है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो है सेल्फ सर्विस या कर्मचारी सशक्तिकरण। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मुझे वो पुराना समय याद आता है जब किसी के पीएफ खाते में अगर नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए या जन्मतिथि में एक दिन का भी फर्क हो, तो अपनी कंपनी के एचआर के पीछे महीनों चक्कर काटने पड़ते थे। एकदम सही। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता था। मतलब एचआर फॉर्म पर मुहर लगाएगा, फिर वो फॉर्म दफ्तर जाएगा। ये एक तरह का पावर डायनामिक था जहां इंसान अपने ही पैसे और अपनी ही पहचान के लिए मोहताज हो जाता था। पुराने सिस्टम की वो सबसे बड़ी खामी थी। उसे एम्प्लॉयर डिपेंडेंसी यानी नियोक्ता पर निर्भरता कहते थे। कर्मचारी का पैसा था, ईपीएफओ का सिस्टम था, लेकिन बीच में कंपनी एक गेट कीपर की तरह खड़ी रहती थी। नए ढांचे में इस पूरी व्यवस्था को एम्प्लॉयर फ्री कर दिया गया है। तो अब अगर मुझे अपने नाम या जन्मतिथि में सुधार करना हो तो सीधा पोर्टल पर जाकर बदलाव किया जा सकता है, बिना किसी कंपनी की मोहर के। बिल्कुल। अब नाम, जन्मतिथि, लिंग और वैवाहिक स्थिति जैसी बुनियादी जानकारियों में सिर्फ ओटीपी वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग की जरूरत होती है। क्या बात है। डेटाबेस सीधे आधार से जानकारी मैच करता है और बदलाव तुरंत हो जाता है। और तो और जब कोई व्यक्ति नौकरी बदलता है ना, तो उसका पीएफ ट्रांसफर अब डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए अपने आप हो जाता है। ये तो एक डिजिटल कैंची से उस पुरानी लाल फीताशाही को पूरी तरह से काटने जैसा है। पर ये सब फ्रंट एंड की बातें हैं जो स्क्रीन पे नजर आता है। हाँ, बैक एंड की कहानी तो और भी दिलचस्प है। वही तो असली सवाल ये है कि ये सब अचानक इतना सुचारू कैसे हो गया। ईपीएफओ का बैकएंड तो अलग-अलग रीजनल ऑफिसों में बटा हुआ था ना? बिल्कुल बटा हुआ था। मतलब अगर मेरी नौकरी दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो जाए तो मेरा पैसा दिल्ली के सर्वर में ही फंसा रहता था। उसे बेंगलोर आने में महीनों लग जाते थे। यहीं पर CITS यानी सेंट्रलाइज्ड IT सिस्टम की भूमिका आती है। ये इस पूरे 3.0 सुधार की रीढ़ है। ईपीएफओ ने अपने तमाम क्षेत्रीय डेटाबेस को खत्म करके एक राष्ट्रीय क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसका मतलब अब भारत का पूरा ईपीएफओ डेटा एक सिंगल क्लाउड पर है। सही। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज यानी भौगोलिक सीमाएं खत्म हो गई हैं। अच्छा। हाँ, मतलब अगर खाता मुंबई में खुला था और इंसान फिलहाल गुवाहाटी में काम कर रहा है, तो कोई भी क्लेम या शिकायत भारत के किसी भी ईपीएफओ ऑफिस से प्रोसेस की जा सकती है।
तो वो जो सरकारी दफ्तरों का सबसे मशहूर और पुराना बहाना हुआ करता था कि आपकी फाइल तो अभी रीजनल ऑफिस में फंसी है, क्या वो बहाना अब हमेशा के लिए खत्म हो गया? वो बहाना अब इतिहास बन चुका है, क्योंकि अब कोई फाइल है ही नहीं और ना ही कोई रीजनल ऑफिस का सर्वर है। सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। कमाल है। और इस क्लाउड सिस्टम को जिस चीज ने सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन। हाँ, रिसर्च नोट्स में भाषिनी एआई टूल का जिक्र बार बार आया है। भाषिनी भारत सरकार का अपना लैंग्वेज ट्रांसलेशन एआई है। ईपीएफओ 3.0 के पोर्टल पर इसे बहुत गहराई से जोड़ा गया है। तो ये आम लोगों की मदद कैसे करता है? अब इसके प्रभाव को समझिए। अगर कोई मजदूर या कर्मचारी जो तमिलनाडु के किसी गांव से हैं और वो दिल्ली में काम कर रहा है, उसे पीएफ का कोई काम है, पहले उसे किसी एजेंट या बिचौलिए को 500 रुपए देने पड़ते थे ताकि वो अंग्रेजी या हिंदी में उसका फॉर्म भर सके। पर अब वो व्यक्ति अपने फोन पर पोर्टल खोलकर अपनी मातृभाषा तमिल में वॉइस कमांड या टेक्स्ट दे सकता है। अरे वाह! भाषिनी एआई उसे बैकएंड पर अंग्रेजी या हिंदी में ट्रांसलेट करके सिस्टम को दे देता है और जवाब वापस तमिल में आ जाता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये भाषा की उस बड़ी दीवार को तोड़ रहा है जो दशकों से मजदूर वर्ग और उनके हक के बीच खड़ी थी। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों में एक आंकड़ा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वो आंकड़ा है 95%। हाँ, ऑटो क्लेम वाला आंकड़ा। सही। बताया गया है कि अब 95% दावों को यानी क्लेम्स को ऑटोमेटेड सिस्टम पर डाल दिया गया है। ये कैसे मुमकिन हुआ? और ये 95% ऑटोमेशन सीधे तौर पर उन 13 नियमों को 3 में बदलने का ही नतीजा है। अच्छा, मतलब नियमों के कम होने से एआई का काम आसान हो गया। बिल्कुल। एआई और एल्गोरिदम सब्जेक्टिव बातों को नहीं समझ सकते। मतलब अगर 13 अलग-अलग नियम होंगे जिनमें से हर एक के लिए अलग-अलग मैनुअल वेरिफिकेशन चाहिए, जैसे कि घर की मरम्मत के लिए ईंटें आई हैं या नहीं, तो वहां कोई कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। हाँ, वहां तो किसी इंसान को ही जाकर देखना पड़ेगा। सही कहा। वहां एक इंसान की जरूरत पड़ेगी जो फाइल पढ़ेगा, वेरीफाई करेगा और उस पर साइन करेगा। और जहां इंसान आता है वहां देरी आना स्वाभाविक है। तो 3 नियमों से क्या बदला? नियमों को 3 बुनियादी श्रेणियों में समेटने से पूरी प्रक्रिया बाइनरी हो गई, यानी हाँ या ना। समझ रही हूँ। सिस्टम सिर्फ ये चेक करता है कि आधार लिंक है या नहीं, 25% बैलेंस मेंटेन्ड है या नहीं, और क्या इस श्रेणी में क्लेम बनता है या नहीं। सब कुछ ऑटोमेटिक चेक हो जाता है। मतलब कोई बाबू फाइल को अपनी मेज पर हफ्तों तक दबाकर नहीं रख सकता। बिल्कुल नहीं। मानवीय हस्तक्षेप लगभग शून्य हो गया है। इसीलिए जो सेटलमेंट्स हफ्तों में होते थे वे अब कुछ ही घंटों में हो रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया को बहुत ही लॉजिकल बनाता है। हमने अभी तक युवाओं और टेक सेवी लोगों की बात की है जो स्मार्टफोन से यूपीआई चला रहे हैं। हाँ। लेकिन ईपीएफओ के इकोसिस्टम में सिर्फ युवा ही तो नहीं है ना। हाँ। एक बहुत बड़ा और संवेदनशील वर्ग उन बुजुर्गों का है जो पेंशन पर निर्भर है। ईपीएफओ 3.0 ने इस कमजोर वर्ग के लिए क्या किया है? ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि अगर हम सिर्फ स्मार्टफोन वालों के लिए सिस्टम बना रहे हैं तो हम आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को पीछे छोड़ रहे हैं। इस पहलू पर खास ध्यान दिया गया है। देखिए, पेंशन भोगियों के लिए पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी सजा होती थी लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना। वो तो बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी। हर साल, चाहे सर्दियां हो या बारिश, बुजुर्गों को बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर ये साबित करना पड़ता था कि वे अभी भी जीवित हैं। ये सिर्फ असुविधा नहीं थी, ये एक तरह से उनकी गरिमा के खिलाफ भी था। बिल्कुल, वो दृश्य ही बहुत तकलीफदेह होता है। तो इसका समाधान कैसे निकाला गया इस नए सिस्टम में? ईपीएफओ 3.0 ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी के साथ एक बहुत ही रणनीतिक साझेदारी की है। पोस्ट ऑफिस के साथ? हाँ, और इस साझेदारी के तहत अब एक डाकिया खुद पेंशन भोगी के घर जाता है। घर के दरवाजे पर ही बायोमेट्रिक मशीन के जरिए अंगूठे का निशान लिया जाता है और डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। ये तो कमाल का समाधान है। भारत का पोस्टल नेटवर्क वैसे भी देश के कोने कोने तक फैला हुआ है। बिल्कुल, और उसी का फायदा उठाया गया है। इसका इस्तेमाल करके बुजुर्गों को घर बैठे उनकी पेंशन जारी रखने की सुविधा देना, ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही मानवीय उपयोग है। सही कहा। तकनीक का असली काम यही है, चीजों को अदृश्य लेकिन प्रभावी बनाना। और इसी इकोसिस्टम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है नियोक्ता, यानी वे कंपनियां जो हर महीने ये पैसा काटकर ईपीएफओ में जमा करती हैं। हाँ, कंपनियों का रोल भी तो बहुत बड़ा है। उनके लिए क्या बदला है? उनके लिए भी इस नए अपग्रेड में विश्वास योजना नाम से एक बड़ा प्रावधान लाया गया है।
मैंने इसके बारे में पढ़ा है अपने नोट्स में। ये योजना नियोक्ताओं को देरी से जमा किए गए पीएफ योगदान पर कम पेनाल्टी चुकाने का मौका देती है। हाँ, बिल्कुल। पर अगर मैं इसे सरसरी तौर पर देखूं तो ऐसा लगता है कि सरकार कंपनियों को कोई डिस्काउंट या छूट दे रही है। इसका कर्मचारियों से क्या लेना दे रहा? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की कंप्लायंस साइकोलॉजी यानी अनुपालन के मनोविज्ञान को समझें तो तस्वीर साफ होती है। अच्छा, वो कैसे? पुराने सिस्टम में रवैया पूरी तरह से दंडात्मक था। मतलब अगर किसी कंपनी ने आर्थिक तंगी या किसी और वजह से कर्मचारियों का पीएफ समय पर जमा नहीं किया तो उस पर इतनी भारी पेनाल्टी लगती थी कि कई कंपनियां डर के मारे सालों तक वो पैसा जमा ही नहीं करती थी। बाप रे, मतलब वो उस पूरे मामले को ही छुपाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। और इस छुपम छुपाई के खेल में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा था? जाहिर है, अंततः तो उस कर्मचारी का ही नुकसान हो रहा था जिसका पैसा सिस्टम में फंसा हुआ था। एकदम सही। तो ये जो विश्वास योजना है ना, ये एक सुधारात्मक कदम है। ये कंपनियों को एक तरह की कंप्लायंस विंडो देती है। मतलब एक मौका सुधारने का। हाँ, सिस्टम कंपनियों से कह रहा है कि ठीक है, आपसे गलती हुई, लेकिन अगर आप अभी बकाया पैसा जमा कर देते हैं तो हम आप पर वो भारी भरकम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। अच्छा। जब कंप्लायंस करना यानी नियम मानना छिपने से ज्यादा सस्ता और आसान हो जाता है ना, तो कंपनियां खुद आगे आकर पुराना बैकलॉग क्लियर करती हैं। तो परोक्ष रूप से ये योजना उन कर्मचारियों की ही मदद कर रही है जिनका पैसा सालों से अटका हुआ था। बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और व्यवहारिक अप्रोच है। बिल्कुल है। सिर्फ डंडा चलाने से काम नहीं चलता, कई बार रास्ता आसान बनाना पड़ता है ताकि रुकी हुई चीजें आगे बढ़ सके। ये ईपीएफओ 3.0 का असल सार है। सिस्टम को लचीला बनाना ताकि वो हर स्टेक होल्डर के लिए काम करे, चाहे वो युवा कर्मचारी हो, बुजुर्ग पेंशनर हो या फिर कंपनियां हो। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो बहुत स्पष्ट है। ईपीएफओ 3.0 सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसी सरकारी प्रक्रिया का आधुनिकीकरण है जिसे कभी सुस्त, जटिल और निराशाजनक माना जाता था। 13 उलझे हुए नियमों को 3 में बदलना, 25% के सेफ्टी नेट के साथ यूपीआई और एटीएम की सुविधा देना और CITES क्लाउड के जरिए भौगोलिक सीमाओं को खत्म करना। बिल्कुल। और भाषणी एआई से भाषा की रुकावट हटाना और नियोक्ताओं की निर्भरता को हटाकर सीधे कर्मचारी के हाथ में ताकत देना। सही कहा। इस पूरे ढांचे ने एक पारंपरिक भविष्य निधि संगठन को एक फुर्तीले, यूजर फ्रेंडली और बिल्कुल एक स्मार्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म जैसे अनुभव में बदल दिया है। ये बदलाव इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब नीतियां डेटा और आधुनिक तकनीक के साथ तालमेल बिठाती हैं तो दशकों पुरानी ब्यूरोक्रेसी भी एक रिस्पॉन्सिव सर्विस में बदल सकती है। एकदम सही बात है। ये सिर्फ पैसे का प्रबंधन नहीं है, ये समय, ऊर्जा और सबसे बढ़कर लोगों के भरोसे का प्रबंधन है। इसमें कोई शक नहीं कि ये उन करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो अपनी ही कमाई, अपनी ही सेविंग्स को पाने के लिए संघर्ष करते थे। बिल्कुल। लेकिन हर बड़ी सुविधा के साथ कुछ नए अनदेखे खतरे भी जन्म लेते हैं। और आज जो आखिरी विचार इस डीप डाइव से निकल कर आता है वो तकनीकी नहीं बल्कि थोड़ा मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक खतरा। हाँ, सोचने वाली बात है कि जब हमारा भविष्य निधि फंड हमारे फोन पर यूपीआई स्कैन करने जितना आसान और सुलभ हो गया है तो क्या इससे एक नया खतरा पैदा नहीं होता? कैसा खतरा? एक दौर था जब पीएफ का पैसा निकालना इतना मुश्किल था कि लोग उसे आखिरी विकल्प मानते थे। वो मुश्किलें ही दरअसल एक अनुशासन का काम करती थीं। हाँ, लोग पैसा निकालने से बचते थे। बिल्कुल। लेकिन आज जब पैसे निकालना इतना आसान हो गया हो कि बस एक क्यूआर कोड स्कैन किया और पैसा आ गया, तो ये सवाल उठता है कि क्या बुढ़ापे के लिए अनुशासन के साथ बचत करने की वो पुरानी आदत बची रह पाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर क्या आज की छोटी-मोटी और शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में लंबी उम्र की उस सुरक्षा, उस ढाल को खतरे में डाला जा रहा है? तकनीक ने यकीनन रास्ता बहुत आसान कर दिया है और उस पुरानी धूल भरी तिजोरी को एक चमकते डिजिटल वॉलेट में बदल दिया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम मानसिक रूप से इस नई घर्षण रहित वित्तीय आज़ादी को संभालने के लिए तैयार हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने वित्तीय फैसलों और भविष्य की सुरक्षा के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। खैर, आज के लिए बस इतना ही। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।